हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABFM के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4 करेंगे। ये चैप्टर है आपका स्टाफिंग के बारे में और इसमें हम देखेंगे सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को CIB विद अशोक को अगर जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। ऐप भी हमारा है प्ले स्टोर पर इसी नाम से, CIB विद अशोक नाम से। अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। सारे कोर्सेज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करेंगे। सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। द फेज ऑफ स्टाफिंग process known as selection is the component of hiring procedure that entails selecting an employee to hire from a shortlist of exceptional applicant who has been reduced। तो देखिए, सिलेक्शन का मतलब किसी को सेलेक्ट करना होता है। जब भी आप हायरिंग प्रक्रिया चलाते हैं अपनी कंपनी में तो बहुत सारे एप्लीकेंट फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं और उनमें से जो है हम कुछ लोगों को अपने लिए चुनते हैं। दैट इज सिलेक्शन। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिलेक्शन टू टेक प्लेस। रिक्रूटिंग की प्रोसेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं सिलेक्शन के लिए। मैनेजर शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेंट्स टू बी contacted based on the credential of their application and decide about the applicants who are to be called for interview and ultimately which applicant to be hired for available position। तो मैनेजर क्या करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं उन एप्लीकेंट को जिनसे हमें कांटेक्ट करने की ज़रूरत होती है बेस्ड ऑन उनके एप्लीकेशन, उनका CV करिकुलम वगैरह ना, जो भी CV करिकुलम बिटे या फिर रिज्यूमे वगैरह के आधार पर वो मतलब कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर हम ये डिसाइड करते हैं इनमें से किसको हमें इंटरव्यू के लिए बुलाना है और अल्टीमेटली फिर हम उन्हीं में से किसी को हायर करते हैं अवेलेबल पोजीशन के लिए। इफ़ यू हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनी लेवल्स ऑफ सिलेक्शन, व्हाट टू लुक फॉर ईच at each level, you will better be able to choose right job candidate for your company's long term success। अगर आपको ये पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से लेवल्स होते हैं, हर लेवल पर क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो आप सही कैंडिडेट चुन पाओगे और ये आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी भी होता है। ओके, जिन कंपनियों में अच्छे एम्प्लॉय हैं ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। It is necessary for organization to develop its own selection procedure because each company has its own standard and requirement। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि अपना खुद का सिलेक्शन प्रोसीजर डेवलप करके लाए। अब क्योंकि हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन स्टेप होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। इन्हीं स्टेप्स की बात कर रहे हैं। पहला प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। It is very generic and basic interview that is held to exclude the candidate who are utterly unfit to work in organization। तो ये एक बहुत ही जेनरिक सा इंटरव्यू और बेसिक सा इंटरव्यू करवाया जाता है जिससे हम उन कैंडिडेट्स को हटाते हैं जो बिल्कुल भी अनफिट हैं, बिल्कुल भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। उन लोगों को एकदम से हटा देते हैं। जैसे 100 लोगों ने अप्लाई किया तो आप मान कर चलिए कि जो है 40-50 तो या फिर 10-20 तो ऐसे ही होंगे जिनको बिल्कुल भी हम एंटरटेन ही नहीं कर सकते। तो उनके लिए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करवाया जाता है। द पर्पज ऑफ दिस इंटरव्यू इज टू डिटरमाइन हु विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। इस इंटरव्यू प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का उद्देश्य होता है ये जानना कि अगली इंटरव्यू प्रोसेस के अगले स्टेज पर कौन पहुंचेगा। एज ए रिजल्ट कंपनी नाउ हैज़ एक्सेस टू पूल ऑफ एप्लीकेंट हु कुड बी सुटेबल फॉर ओपन पोजीशन इन अ कंपनी। अब इसके बाद में जब हमने उनको हटा दिया जो काबिल नहीं हैं, तो हमारे पास में ऐसे एप्लीकेंट का एक जो है लिस्ट आ जाती है जो उस पोजीशन के लिए सुटेबल रहते हैं। फिर आता है टेकिंग एप्लीकेशंस। कैंडिडेट फॉर ओपन पोजीशन सबमिट देयर रिज्यूम एंड कवर लेटर टू बिजनेसेस इन ऑर्डर टू कंसिडर फॉर एम्प्लॉयमेंट। जो कैंडिडेट ओपन पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं वो अपना रिज्यूमे वगैरह सबमिट करते हैं, एक अपनी पूरी स्किल्स वगैरह का एक डिटेल जो है एक बंद लिफाफे में जो है बिजनेस को सौंपते हैं जिस भी जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेशन प्रोवाइड्स द इंटरव्यूअर विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट। जो एप्लीकेशन वो भर के देते हैं आपको, जो आपको रिज्यूमे देते हैं, वो इंटरव्यूअर को जानकारी देता है कैंडिडेट्स के बारे में, जैसे उसका बायोग्राफिकल डेटा क्या है ना, कहाँ का रहने वाला है, वर्क एक्सपीरियंस कैसा, उसकी हॉबी कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आता है तीसरा स्टेप, एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन को एग्जामिन करते हैं। एक बार एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गया, स्पेशल स्क्रीनिंग की कमेटी बैठाई जाती है और वो जो है सभी जो है एप्लीकेशन को एग्जामिन करती है पोटेंशियल कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, ताकि उनका कांटेक्ट करके उनका इंटरव्यू शेड्यूल किया जा सके। कैंडिडेट कुड बी चूजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया सच एज क्वालिफिकेशन, प्रीवियस और एक्सपीरियंस एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर कैंडिडेट को ऐसे चूज करेंगे हम, हो सकता है कि हमने ये शर्त रखी हो कि वो BTech या MTech होना चाहिए, हो सकता है हमने ये शर्त रखी हो कि 3 साल से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल होती हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। For a company to determine whether or not a candidate is qualified for certain job, company must first evaluate the individual's
एबिलिटी, तो कोई कैंडिडेट हमारी जॉब के लिए ठीक है या नहीं है, इसके लिए इंडिविजुअल की योग्यता को जांचना जरूरी हो जाता है। उसी के लिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करवाए जाते हैं। अब इसके लिए आप IQ टेस्ट करवा सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे IBPS कॉम्पिटेंस टेस्ट करवा सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं आप। इन सब चीज़ों को यहाँ पर करवाया जाता है। फॉर्मल इंटरव्यू करवाया जाता है। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज, लास्ट नहीं है, फिफ्थ स्टेज है। फिफ्थ स्टेज होती है सिलेक्शन प्रोसेस की, एम्प्लॉय का इंटरव्यू। दिस स्टेज इज नेक्स्ट स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में और आगे बढ़ जाता है यदि व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है। इंटरव्यू फॉर जॉब आर कंडक्टेड टू डिटरमाइन इन ग्रेट डेप्थ कैंडिडेट स्किल सेट एंड वेदर दे हैव द कैपेसिटी टू वर्क इन अ बिजनेस। तो इंटरव्यू इसलिए करवाया जाता है ताकि हम ये पता कर सकें कि कैंडिडेट के अंदर क्या क्या स्किल्स हैं और उनके अंदर काम करने की कैपेसिटी है इस इन्वायरमेंट में या नहीं है। The purpose of an employment interview is to determine whether the candidate is suitable for the position, as well as to provide candidate with information regarding the work profile and responsibility that would be expected of the। तो जब भी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू करवाया जाता है तो यहाँ देखा जाता है कि ये कैंडिडेट जो है इस पोजीशन के लिए सुटेबल है या नहीं है। साथ ही साथ में उसको जो वर्क प्रोफाइल है, क्या काम करना रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जब वो जॉब ज्वाइन करेगा, उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कर दी जाती है। इंटरव्यूज आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ हायरिंग प्रोसेस बिकॉज दे हेल्प एम्प्लॉयर्स चूज द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर ओपन पोजीशन। जो इंटरव्यूज होते हैं वो हायरिंग प्रोसेस के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयर को मौका देते हैं कि वो मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को चूज कर सकें। ओके, तो ये कुछ बातें हुई फ्रेंड जो है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन के बारे में। तो सिलेक्शन में हमने देखा कि मतलब जो है हायरिंग प्रोसेस का एक कंपोनेंट होता है सिलेक्शन। इसमें हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनमें से हमें कुछ कैंडिडेट को चूज करना होता है। रिक्रूटिंग प्रोसेस जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मैनेजर क्या करेगा, बहुत सारे एप्लीकेंट को शॉर्ट लिस्ट करता है और बेस्ड ऑन उनके एप्लीकेशन में जो क्रेडेंशियल, जो डेटा दिया उसके आधार पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर उनसे कांटेक्ट किया जाता है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अल्टीमेटली उन्हीं में से कुछ को हायर कर लिया जाता है। अगर आपको सिलेक्शन के मैनी लेवल्स का आइडिया है, अंडरस्टैंडिंग है और हर लेवल पर क्या चीज़ें देखनी होती हैं, तो आप राइट कैंडिडेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बेनिफिशियल रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपना खुद का सिलेक्शन प्रोसीजर डेवलप करें, क्योंकि हर कंपनी का अपना स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट होता है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में सेलेक्ट होना है तो उसका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ही तगड़ा है, पूरी प्रक्रिया बहुत तगड़ी है। आपको नॉर्मल सी कंपनी में सेलेक्ट होना है तो उसके लिए इंटरव्यू प्रक्रिया बहुत आसान सी है। ओके, उसके बाद में कुछ सर्टेन स्टेप्स फिर भी होते हैं जिन्हें हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए। पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। तो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू एक जेनरिक और बेसिक सा इंटरव्यू होता है जिसमें हम उन कैंडिडेट को हटाते हैं जो अनफिट होते हैं, उनको पूरी तरह से खारिज ही कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसका पर्पज़ होता है कि नेक्स्ट स्टेज में किसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। इससे क्या होता है कि कंपनी के पास में एप्लीकेंट का बहुत बड़ा एक पूल बन जाता है जिसकी सहायता से हम सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेप होता है टेकिंग एप्लीकेशन। इसमें जो भी कैंडिडेट ओपन पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं वो अपना रिज्यूमे और एक बंद कवर में अपना पूरा डिटेल्स सबमिट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कैंडिडेट है उसके बारे में इंटरव्यूअर को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन उसके एप्लीकेशन से मिल जाती है। उसका बायोग्राफिकल डेटा है ना, डेमोग्राफी और बायोलॉजिकल डेटा सारा, मदर फादर है ना, कहाँ का एड्रेस है, क्या है, कैसे है, वर्क एक्सपीरियंस, स्टडी वगैरह, हॉबीज़, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एक बार एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गए ढेर सारे तो स्पेशल स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसका काम होता है कि सभी एप्लीकेशन से एक बार हो करके जाए ताकि पोटेंशियल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा सके, फिर उनको इंटरव्यू के लिए शेड्यूल किया जा सके। कैंडिडेट जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है के आधार पर भी चूज किया जाता है, जैसे विशेष क्वालिफिकेशन, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है ना, अनुभवी व्यक्ति चाहिए नहीं चाहिए, उस आधार पर लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की अगर हम बात करें तो कंपनियों को जो है इंडिविजुअल उस जॉब के लिए क्वालिफाई करता है नहीं क्वालिफाई करता, इसके लिए उन्हें कैंडिडेट की या इंडिविजुअल व्यक्ति की एबिलिटी को चेक करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप एप्टीट्यूड टेस्ट, IQ टेस्ट, कॉम्पिटेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इस तरीके के बहुत सारे विकल्प होते हैं। ओके, जैसे IBPS वगैरह ने इंटरव्यू वगैरह सारी कुछ चीज़ें हमारे से करवाई थी। क्यों करवाई थी? वो इसीलिए करवाई थी ताकि आप सही कैंडिडेट हो या नहीं इसको पता किया जा सके। फिफ्थ स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, एम्प्लॉय का इंटरव्यू करना। ये सिलेक्शन प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप होता है। इंटरव्यू जॉब का इसलिए करवाया जाता है ताकि कैंडिडेट के स्किल सेट को गहराई से जाना जा सके। अगर मान लो रिटन एग्जाम के दौरान कुछ कमियां रह गई हैं तो अब इंटरव्यू में बुला करके उसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से हर बात को जानने की कोशिश की जाती है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का जो पर्पज़ होता है वो होता है सुटेबल कैंडिडेट को ढूंढना, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट को
वर्क प्रोफाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना कि यदि वो जॉब को ज्वाइन करेगा तो उसको क्या क्या काम करने होंगे। इंटरव्यू जो है हायरिंग का एसेंशियल पार्ट होता है। यहाँ पर जो है मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को सेलेक्ट करने में आपकी मदद करता है। वेरिफिकेशन ऑफ रेफरेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है। इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स ए पॉसिबल एम्प्लॉय रेफरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी मस्ट चेक विथ देम। कई बार क्या होता है, रेफरल का कॉन्सेप्ट होता है। रेफरल प्राइवेट कंपनियों में रेफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और आपका दोस्त किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है और जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसमें काम करना चाहते हैं, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से कैंडिडेट ठीक है, आप इसका जो है इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि कंपनी को उधर उधर दौड़ने से छुट्टी मिल गई, सीधे कैंडिडेट मिल गया, इंटरव्यू हुआ, अगर बात बन गई तो काम खत्म हो गया। और रेफरेंस देने के पैसे भी मिलते हैं दोनों, मतलब जो है जो व्यक्ति रेफरेंस देता है, अगर भाई ऐसा सोचो कि अगर जो है हमें मार्केट में 30,000 40,000 खर्चा करके कैंडिडेट को हायर करना पड़ता है, वो काम ऐसे ही फ्री में हो गया तो फ़ायदा तो होगा ही होगा। Referee will be able to provide information regarding the individual's capabilities, experience in prior firm, leadership, managerial skill and मोर। तो जो व्यक्ति रेफरेंस देगा वो इन्फॉर्मेशन दे पाएगा इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ के बारे में, उसकी प्रायर फर्म के एक्सपीरियंस के बारे में, लीडरशिप, मैनेजरियल स्किल वगैरह के बारे में। अगर मैं अपने दोस्त को रेफ़र करूंगा तो मैं उसके बारे में जानता रहूँगा, ये चीज़ होनी चाहिए। HRD जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई रेफरी। अब HRD की जिम्मेदारी होगी जो भी डेटा उसने प्रोवाइड किया है रेफरेंस देने वाले व्यक्ति ने, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उस डेटा को रखा जाए सेव करके। ओके, मेडिकल टेस्ट की बात आती है। 7वां स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का मेडिकल एग्जामिनेशन, व्हिच इज़ अनदर हाईली इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसीजर। देखिए जब आपने बैंक ज्वाइन किया होगा तो आपका भी मेडिकल टेस्ट हुआ रहा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एम्प्लॉयर्स कैन डिटरमाइन वेदर आर नॉट एनी ऑफ द पोटेंशियल एप्लीकेंट आर फिजिकली आर साइकोलॉजिकली फिट टू अंडरटेक टास्क एसोसिएटेड विद देयर प्रोफेशन विद द हेल्प ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जो एम्प्लॉयर है वो ये डिटरमाइन कर सकता है कि जो व्यक्ति है वो फिजिकली या साइकोलॉजिकली फिट है कि नहीं है हमारे इस काम के लिए, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा करके। अगर जो है आप मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल चेकअप ठीक से करवाते हैं तो एब्सेंट रहने की बात, दुर्घटनाएं, एम्प्लॉय का ज़्यादा मतलब जो है टर्नओवर, मतलब एम्प्लॉय का नौकरी पर छोड़ जाना, ये सब चीज़ें जो है इफेक्टिवली मैनेज हो जाती हैं अगर हम मेडिकल चेकअप ठीक से करवाए जाएँ। एडिशनली हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉय विल बी ग्रेटर। हेल्थ का स्टैंडर्ड भी एम्प्लॉय का अच्छा रहेगा अगर हम मेडिकल चेकअप सही से करवाते हैं। फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट की बात आती है, ये है लास्ट स्टेप मेरे ख्याल से। दिस इज़ द लास्ट फेज इन सिलेक्शन प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ लेटर अनाउंसिंग द फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। इसमें क्या होता है, एक लेटर निकलता है जिसमें अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब आप अपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहिए। अपॉइंटमेंट लेटर इज डिलीवर्ड टू ईमेल और ईमेल एम्प्लॉय टू एडवाइज, है ना, डिलीवर किया जाता है, यानी कि फिजिकल चिट्ठी जाएगी आपके घर पे या ईमेल आएगा जिसमें आपको सलाह दी जाएगी कि उसका सिलेक्शन जॉब के लिए हो गया है। बशर्ते कि भाई उसने रिटन टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह ये सारे क्राइटेरिया पास कर लिए तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे तो होगा नहीं। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, कितना पैसा मिलेगा, लीव बेनिफिट क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ होता है। पूरा बाकायदा एक चिट्ठी आती है, एक 10-20 पेज का वो आता है, डॉक्यूमेंट आता है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू हायर वर्कर ऑन कंडीशनल बेसिस और प्रोवेशन or on probation with the understanding that they will be hired permanently or confirmed service if company is satisfied with their performance। ये कॉमन प्रैक्टिस है कि लोगों को हायर किया जाता है कंडीशनल बेसिस पर या प्रोवेशन पर। आपने भी जॉब ज्वाइन की होगी तो 2 साल का प्रोवेशन पीरियड रहा होगा और 2 साल तक आपको डिसेंटली, अगर आप अच्छा काम करते हैं, सेटिस्फाइड रहती कंपनी, तो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको कन्फर्म कर दिया जाता है, आपको परमानेंट कर दिया जाता है आपकी जॉब में। ठीक है, तो ये हो गए कुछ और पॉइंट्स। फॉर्मल इंटरव्यू हो गया था मेरे ख्याल से, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ रेफरेंस की बात करनी थी, तो रेफरेंस का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। यानी कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉय जो आपकी बैंक में, ब्रांच में, बैंक में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों का रेफरेंस दे देते हैं, तो उन्हें भी चेक किया जाना ज़रूरी होता है। जो व्यक्ति रेफरेंस देता है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस व्यक्ति की कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस के बारे में, लीडरशिप और मैनेजरल स्किल वगैरह के बारे में। HRD को चाहिए कि जो भी डेटा उसने प्रोवाइड किया उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है जब भी आप जॉब में जाते हैं, तो फाइनल स्टेप और 7th स्टेप आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली फिट हो आप, साइकोलॉजिकली फिट हो, ये चीज़ जानने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। आप अपनी जॉब से गायब नहीं रहेंगे। आप जो है मतलब जैसे ऑफिस, मतलब मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह हम काम करते हैं और आपसे गलती हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें कम होंगी अगर मेडिकल चेकअप ठीक से किया जाए और हेल्थ स्टैंडर्ड भी एम्प्लॉय का ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फाइनल सिलेक्शन, तो ये है 8वां स्टेप या फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट। ये लास्ट स्टेप होता है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। इसमें आपको एक लेटर मिलता है जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जाता है। आपको ये ईमेल आता है या फिर
चिट्ठी डिलीवर की जाती है आपके घर में, इसमें आपको बताया जाता है कि आपको जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। बशर्ते कि भाई आपको जॉब में सेलेक्ट तभी किया जाएगा जब आपने रिटन टेस्ट पास किया, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और सभी जगहों पर आपने अपने आप को दिखाया कि हाँ आप काबिल हैं। ओके, उसके बाद में जो आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आता है उसमें कितने साल के लिए एम्प्लॉयमेंट है, कितना घंटे काम करना होगा, कितना सैलरी मिलेगी, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर लिखी हुई होती हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है कि लोगों को कंडीशनल बेसिस या प्रोबेशन पर हायर किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यदि आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड रही अगले 2 साल तक तो आपको परमानेंट या कन्फर्म कर दिया जाएगा बैंक की सर्विस में, जो भी सर्विस में आपको हायर किया गया है। ओके, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है? द एक्सपेंशन एंड सक्सेस ऑफ कंपनी आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू केयरफुल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ। ध्यान रखिए कि किसी भी कंपनी का बढ़ जाना, उसकी सफलता जो है डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन और प्लेसमेंट आप करते हैं। जितने अच्छे, मतलब आपकी फर्म में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने बेहतर और काबिल लोग रहेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगी। इन अ सिमिलर वेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंपनीज वर्कफोर्स आर ओनली रियल मेजर ऑफ हाउ सक्सेसफुल अ कंपनी कैन बी। तो मतलब इसी तर्क पर ही अगर देखें, जितना बढ़िया कंपनी की वर्क फोर्स होगी उतने ही उस कंपनी के सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, रैपिड अकम्पलिशमेंट ऑफ कंपनी गोल इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर हु हैव टैलेंट एंड स्किल। मतलब कहना है कि अगर आपकी कंपनी की गोल को तेज़ी के साथ आपको अचीव करना है, अकम्प्लिश करना है, तो उसके लिए आपको बेहतर वर्कर रिक्रूट करने होंगे जिनके अंदर टैलेंट हो, जिनके अंदर स्किल होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है कम हो जाएंगे अगर हम सही टेक्निकल स्टाफ को सही जॉब के लिए लगाएं। मतलब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट मतलब जैसे फैक्ट्री के अंदर में कोई दुर्घटना हो जाती है, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमने सही टेक्निकल स्टाफ को नहीं हायर कर रखा है। तो अगर हमने राइट टेक्निकल स्टाफ को हायर किया राइट जॉब के लिए तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। पीपल्स लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन as well as quantity and quality of their output tend to rise when they find employment in the field of which they excel since they lead to more personal fulfillment। लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा रहता है, उनकी जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जो है बेहतर रहती है, अच्छी रहती है अगर वो उसी फील्ड में काम करें जिस फील्ड के लिए वो बने हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको इंटरेस्ट है टीचिंग में और आपको जो है इंजीनियरिंग में काम करवाया जाएगा तो आप उतना अच्छा आउटपुट नहीं देंगे, लेकिन अगर आपका काम टीचिंग में अच्छे हैं और आप टीचिंग में ही उतारे जाते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। पीपल दैट आर कंटेंट विथ देयर जॉब फ्रिक्वेंटली टेंड टू हैव गुड मोरल एंड मोटिवेशन टू डू बेटर। ऐसे लोग जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं उनके मोरल अच्छे रहते हैं और उनका जो है मोटिवेशन का लेवल भी अच्छा रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात। तो देखिए, अगर आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप केयरफुल सिलेक्शन करें, प्लेसमेंट करें अच्छे स्टाफ मेंबर का। अगर आपकी कंपनी की वर्क फोर्स की कैपेबिलिटीज़ अच्छी हैं तो आपकी कंपनी सक्सेसफुल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी का जो गोल है उसको अकम्प्लिश करने में तेज़ी के साथ में अच्छे एक वर्कर का रिक्रूटमेंट, टैलेंटेड और स्किल्ड लोगों का होना ज़रूरी होता है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को घटाया जा सकता है अगर हम सही टेक्निकल स्टाफ को हायर करें। लोगों का जॉब सेटिस्फैक्शन अच्छा रहता है अगर वो उसी फील्ड में काम करें जिस फील्ड में वो महारथी हैं। ओके, उसके बाद में वो लोग जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहते हैं उनका मोरल और उनका मोटिवेशन का लेवल भी अच्छा रहता है। तो ये कुछ बातें हो गई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बातें की। होप है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।